नमस्कार, वंदे मातरम। सभी भाइयों को हमारे YouTube चैनल अभीष्ट भारत में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत भाग 2 या पार्ट 2 की। पहले हमने देखा था कि किस तरह से मोहम्मद गोरी के बाद गुलाम वंश और उसके बाद खिलजियों ने दिल्ली पर शासन किया। और आज उसी क्रम में हम देखेंगे किस तरह से आगे तुगलक वंश आया, फिर उसके बाद सैयद वंश आए और फिर लोधी वंश। विषय में बहुत महत्व का विषय होता है इतिहास जानना। और इतिहास कई देशों में आप अगर वहाँ की सिटीजनशिप लेने जाओ तो आपको इतिहास का ज्ञान होना चाहिए। इतिहास के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक बाकायदे एग्ज़ाम होता है, उसको आप पास करते हैं तभी आप अमेरिका वगैरह की सिटीजनशिप पा सकते हैं। इतना इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन हमारे देश में इतिहास को सत्ता पक्ष ने अपने ढंग से लिखवाने के क्रम में बहुत सारी अव्यवस्थाएं कर रखी हैं, जिसकी वजह से हम सही इतिहास को समझ ही नहीं पाते, जान ही नहीं पाते। और हम इतिहास हमें सिर्फ वही यूपीएससी एग्ज़ाम्स और नौकरी पाने का माध्यम या डिग्री पाने का माध्यम बन के रह गई है। इतिहास एक ऐसा विषय है जो मनुष्य की प्रगति यात्रा का महाकाव्य होता है। बहुत पवित्र चीज़ है इतिहास। इतिहास व्यक्ति की समझ को व्यापक बनाता है, उसमें गहराई प्रदान करता है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में इतिहास बहुसंख्यक वर्ग में एक कुंठा की चेतना पैदा करने का प्रयास किया गया। इतिहास जिस तरह से लिखा गया, इतिहास की समझ और इतिहास बोध व्यक्ति पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। व्यक्ति की सोच, व्यक्ति की समझ किसी भी समस्या पर, विषय पर क्या है, ये उसके इतिहास बोध से ही ज्ञात होता है। उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ, बताया जाता है कि मुसलमानों ने 1000 साल तक शासन किया या 500 साल तक शासन किया। कुछ लोग 800 साल तक शासन करने की बात करते हैं। कहते हैं कि इतने 100 साल शासन किया और फिर भी स्वतंत्रता के समय, सो कॉल्ड स्वतंत्रता जो 1947 में हमें मिली, उस समय मुसलमानों की जनसंख्या 14% थी। तो उनका कहना है, एक वर्ग है, वो कहते हैं कि जी अगर तलवार के दम पे ही इस्लाम स्वीकार करवाना होता तो इतने 100 सालों तक शासन किया तो पूरा हिंदुस्तान इस्लाम में कन्वर्ट हो गया होता। ऐसा कह के निकल जाते हैं। या वो कहते हैं कि इस्लाम शांति का संदेश लेके आया था, शांति प्रिय धर्म है, और लोगों ने अपनी स्वेच्छा से इस्लाम को ग्रहण किया। इस तरह की विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा। दूसरी विचारधारा कहती है कि जी इस्लामीकरण भारत का तलवार के दम पे हुआ और तलवार के दम पे ही लोगों ने इस्लाम स्वीकार किया। इसमें कोई इस तरह की बात नहीं थी कि लोग सनातन धर्म को छोड़कर इस्लाम को ग्रहण करते। इस तरह की विचारधाराएं, बात चर्चा चलती रहती है समाज में। और इस सब समस्याओं को समझने के लिए इतिहास की तरफ देखना पड़ता है। इतिहास बोध होना जरूरी है और सही इतिहास का ज्ञान हमें जो होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। इसी क्रम में, इसी भूमिका में हम आप विषय की तरफ लौटते हैं और हम बात करते हैं तुगलक वंश की। तो तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक, जिन्हें गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है। और 1320 ईस्वी में इन्होंने तुगलक वंश की नींव रखी। खुसरो खां एक हिंदू से कन्वर्ट होकर इस्लाम ग्रहण करने वाला एक शासक हुआ। और उस खुसरो खां चूँकि कन्वर्टेड मुस्लिम था, इसलिए बहुत सारे उलेमा, मौलवी, मौलाना जो उस समय के अमीर वर्ग के लोग थे, इन्होंने उसका बहुत विरोध किया। कहते हैं कि इस खुसरो खां की हत्या करने के लिए उन्होंने गयासुद्दीन तुगलक को, जो कि उत्तर पश्चिम प्रांत का सूबेदार थे, उत्तर पश्चिम प्रांत मतलब आप ये समझ लो कि उधर से ही सबसे ज़्यादा आक्रमण होते थे। और माना यह जाता है कि
गयासुद्दीन तुगलक के समय में 29 बार मंगोलों ने आक्रमण किया था और 29 बार उसने मंगोलों को पराजित करके भगाया था। मंगोलों को हराया था, इसलिए उसने गाजी मलिक की उपाधि धारण की थी। वो 1320 में सल्तनत का शासक बनता है और उसने जो है हिंदुस्तान में पोस्टल सर्विस की शुरुआत गयासुद्दीन तुगलक ने की थी और हिंदुस्तान में नहर सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराने का कार्य भी गयासुद्दीन तुगलक ने ही प्रारंभ किया था। इसके समय में कोई विशेष वैसा काम नहीं हुआ। इसका है निजामुद्दीन औलिया, इनको खुश करने के लिए खुसरो खां, मैंने बताया जो कन्वर्टेड हिंदू था, जिसने आखिरी वंश के शासक मुबारक शाह की हत्या करके दिल्ली पे काबिज हो गया था, उसने मौलाना मौलवियों और अमीरों को खुश करने के लिए बहुत सारे धन बांटे खजाने से। तो कहते हैं कि जब गयासुद्दीन तुगलक शासक बना तो उसने इन सबसे पैसे वापस मांगे, बोले पैसे लौटाओ जी। इस बात को लेकर निजामुद्दीन औलिया से इनका विवाद हो गया। विद्रोहों का काल रहा है पूरा सल्तनत काल, आप देखेंगे तो उस समय भी गयासुद्दीन तुगलक के समय भी एक विद्रोह हुआ बंगाल में। उसको दबाने के लिए गयासुद्दीन गए। वहाँ से जब लौटे तो उनके पुत्र जूना खान ने एक लकड़ी का महल बनवाया। तुगलकाबाद जो स्थान है उसकी स्थापना भी गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। तुगलकाबाद से करीब 8 किलोमीटर दूर एक अफगानपुर नाम की जगह थी जहाँ पे उन्होंने लकड़ी का महल बनवाया और उस महल में जब वो आराम कर रहे थे गयासुद्दीन तुगलक तो महल गिर गया और वो मर गए। ये मानते हैं बहुत सारे समकालीन इतिहासकार यही मानते हैं कि जूना खां जो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली सल्तनत पर बैठता है, उसी ने अपने बाप गयासुद्दीन तुगलक की हत्या कर दी, एक तरह से मार दिया और मारकर 1325 में सिंहासन गद्दी प्राप्त कर ली। गयासुद्दीन तुगलक के समय एक चीज़ और ध्यान रखनी होगी कि जो राजपूत शासक थे उनकी शक्ति बढ़ती जा रही थी। राजपूतों ने चित्तौड़, नागौर, जालौर इन सब क्षेत्रों पे भी अपना साम्राज्य, इन सब क्षेत्रों को स्वतंत्र कर लिया, अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था और अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे और लगातार दिल्ली के सुल्तानों को चुनौती दे रहे थे। इसी क्रम में मोहम्मद बिन तुगलक, जो गयासुद्दीन तुगलक बाद मोहम्मद बिन तुगलक दूसरा सुल्तान बनता है तुगलक वंश का, ये बनता है 1325 में और 1351 तक सबसे विवादित शासक है, दिल्ली सल्तनत का सबसे विवादित शासक और दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा शासक माना जाता है। इसको स्वप्नशील शासक क्यों कहते हैं बहुत सारे इतिहासकार। इसको रक्त पिपासु शासक कहते हैं, इसको मूर्ख शासक भी कहते हैं, विधर्मी भी। इसके समय के जितने भी इतिहासकार आप देखेंगे, चाहे बर्नी, सरहिंद, निजामुद्दीन, फरिश्ता, इन सब ने इसको विधर्मी कहा। ये एक ऐसा शासक था जो हिंदुओं के होली, दिवाली वाले त्योहारों में जाकर शरीक होते थे और एकमात्र शासक दिल्ली सल्तनत का था जिसको आप कह सकते हैं कि जिसने धार्मिक आधार पर बड़ा कोई भेदभाव नहीं, सबसे पढ़ा लिखा, सबसे बुद्धिमान होने के बावजूद इसके सारे प्रयोग असफल हुए। इसने बहुत सारे नए प्रयोग किए थे जो इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत नए थे। उन 5 प्रयोग हैं मुख्य रूप से जिसके बारे में बताया जाता है और जिसके बारे में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इतिहास के विषय में और जिसको हमें जानना भी चाहिए। एक इसने पहला काम किया कि राजधानी का परिवर्तन किया, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी करते। दौलताबाद का नाम देवगिरी था, देवगिरी को दौलताबाद नाम। अब इतिहास में जितने भी ये सुनते हैं कि इन्होंने फला शहर की स्थापना की, इन्होंने फला शहर की स्थापना की। स्थापना क्या कोई प्लानिंग करके स्थापना नहीं होती थी, वो शहर होते थे, एग्जिस्ट करते थे, वहाँ पे ये जाके उसका नाम बदलते थे, वहाँ पे मंदिर तोड़ के मस्जिद बना देना और वहाँ पे मौलाना मुल्ला सबको, जो इनके उलेमा वगैरह होते थे, इनको स्थापित करना और एक इस्लाम की एक अलग, इस्लाम का शहर एक तरह से ये डेवलप करते थे हिंदुस्तान में। इसी क्रम में इन्होंने
ये जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, इन्होंने दक्षिण भारत, क्योंकि इस्लाम का प्रचार दक्षिण में भी करना था, तो दक्षिण की तरफ भी, क्योंकि दिल्ली पड़ जाता था उत्तर की तरफ, दक्षिण ये बिल्कुल भारतवर्ष के केंद्र में पड़ता था, तो दौलताबाद स्थानांतरित करने का यही उद्देश्य रहा होगा, जैसा कि इतिहासकार भी मानते हैं कई, कि वो केंद्र में था भारतवर्ष में। लेकिन इन्होंने कुछ बेसिक गलती की, इन्होंने सबको, पूरे दिल्ली की सारी जनता को कह दिया कि आप दौलताबाद चलो। सारी जनता मतलब मुस्लिम जनता ही से मतलब है। यहाँ से सारी जनता को ले जाने की बजाय बल्कि ये कुछ अपने चुने हुए अधिकारी और कुछ मुल्ला मौलवियों को, उलेमाओं को ले गए होते तो बेहतर था, लेकिन उन्होंने सबको ले गए। बताते हैं कि इसमें कुछ लोगों को घोड़े से जो नहीं जा रहे थे, छुप जा रहे थे। बहुत सारे लोग थे जिनका दिल्ली में रहते हुए लगा हो गया था, तो वो दिल्ली छोड़ना नहीं चाहते थे, तो इसने घोड़े में पीछे बंधवा दिया और पता लगा दौलताबाद तक घोड़ा घसीटते हुए गया तो पैर ही पहुंचा वहां तक, पूरी शरीर टूट के अलग हो गई। बहुत क्रूरता के साथ इसने इस फरमान को लगाया था, लेकिन ये सफल नहीं हुआ। जब इसने दौलताबाद 1327 में दौलताबाद स्थानांतरित करने का जारी किया फरमान, लेकिन 1332-34 तक जाते जाते इसको लौटना पड़ गया और इसने जो है फिर दिल्ली को ही अपना केंद्र बनाया। ये पहला असफल प्रयोग था। दूसरा इसने किया क्या, खुरासान, ये चूँकि पहले से खुरासान से जुड़े हुए लोग थे, तुर्क वहीं से आए थे, तो खुरासान मध्य एशिया का क्षेत्र है, वहाँ पे कुछ दिक्कत मंगोलों की वजह से उथल पुथल चल रहा था, तो इसने खुरासान अभियान का एक प्लान किया। खुरासान पर अपने दिल्ली सल्तनत में लाने का एक प्रयास था। इस क्रम में उसने 3,70,000 की सेना बना ली। उस समय में 3,70,000 की सेना भर्ती करना बहुत बड़ी बात थी। 3,70,000 की सेना बना ली, सेना को 1 साल का वेतन एडवांस में दे दिया। इस बीच में कुछ खुरासान में ऐसा राजनीतिक रूप से कुछ ऐसा बदलाव आया कि फिर ये प्रोग्राम उसको कैंसिल करना पड़ा और ये पैसा भी गया, और जितने सैनिक इसके जो भी सैनिक थे जिनकी भर्ती किया था, जिनको पैसा दिया था, वो बाद में बेरोजगार हो जाते। इसने क्या किया कि जो खुरासान वाला सैनिक बनाए गए थे, इनको इसने कराचिल अभियान के लिए भेज दिया। कहते हैं कि कराचिल जो इधर हिमाचल की तरफ कश्मीर वाला एरिया है, इस तरफ अभियान करने के लिए भेजा, लेकिन वहाँ भी भयानक असफलता मिली। वहाँ पे पहाड़ी एरिया में यहाँ की सेना युद्ध के लिए अभ्यस्त नहीं थी, वहाँ पे घेर घेर के सैनिकों को मारा और वहाँ से भागना पड़ा इनको। तो ये तीसरा अभियान भी, तीसरा भी जो इन्होंने प्लानिंग किया था वो भी असफल हो गया, वो था कराचिल अभियान। इन्होंने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कराया। सांकेतिक मुद्रा जैसे आज 1 रुपये का नोट होता है, उस पर RBI गवर्नर साइन कर देता है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1 रुपये की या 100 रुपये की या 1000 रुपये की। लेकिन वैसे देखा जाए तो कागज़ का टुकड़ा है, अगर गवर्नमेंट उसमें अप्रूवल न दे तो वो कुछ नहीं है। इस तरह का प्रयोग करने वाला ये पहला भारतीय था, सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला। इससे पहले चीन में चल चुका था, लेकिन भारतवर्ष में सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला मोहम्मद बिन तुगलक था। इन्होंने क्या किया, कांसे और पीतल, या कांसा पीतल एक ही चीज़ है, उसमें तांबा मिला के एक मुद्रा तैयार की और उस मुद्रे को सोने के सिक्कों के बराबर का बना दिया कि ये सोने के सिक्के के बराबर इसका मूल्य होगा। अब लोगों ने डुप्लीकेसी करनी शुरू कर दी। वहाँ पे पता लगा कि बहुत सारे डुप्लीकेट सिक्के उसी तरह के सेम बना के लोगों ने राजा के यहाँ, जब इसका ये प्रयोग असफल हो गया तो इसने कहा कि जो सिक्के आपके पास पड़े हैं तांबे और ये पीतल वाले, ये हमारे पास ले आइए, हम इसके बदले में आपको मुद्राएं देंगे उसी वैल्यू में, क्योंकि वो असफल हो गया था प्रयोग। तो बताते हैं कि जितना सिक्का उसने जारी किया था उससे कई 100 गुना ज़्यादा का वहाँ अंबार लग गया, सब नकली सिक्के। तो इससे बहुत नुकसान हुआ इनका, ये प्रयोग भी असफल रहा। इसी तरह से इन्होंने एक प्रयोग किया, दोआब क्षेत्र है, गंगा जमुना वाला जो तराई क्षेत्र है, वहाँ पे कर वृद्धि की और कर को 50% कर दिया। 50% अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, मैंने बताया था पहले वीडियो में आपको।
अलाउद्दीन खिलजी ने भी 50% किया था, इन्होंने भी 50% कर दिया। और वहाँ पे क्योंकि सिंचाई के लिए नहर वहर की इंतजाम हुआ था और इन्होंने नई कृषि पद्धति वहाँ अपनाई कि किस नए तरीके से हम एडवांस कृषि करेंगे, अच्छी उपज होगी तो 50% देने में किसानों को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दुर्भाग्य इतना ज़्यादा इनका प्रबल था कि उसी समय वहाँ अकाल पड़ा, महामारी फैल गई और कोई किसान इनको 50% टैक्स देने की स्थिति में ही नहीं रहा। और फाइनली ये भी इनका जो दुआब कर वृद्धि वाला प्रोग्राम था ये भी असफल रहा। इनके समय में एक रेहला करके पुस्तक लिखी, इब्न बतूता, वो आया था, वो अफ्रीका से आया था। उसको इन्होंने काजी बना दिया दिल्ली का। उसको चीन भेजा था, दूध बना के, अपना राजदूत बना के चीन भी भेजा था। उसने बहुत विस्तार में इनके बारे में लिखा है। इन्होंने दीवाने मुस्तखराज, राजस्व विभाग का दीवाने मुस्तखराज एक सूफी शेख शहाबुद्दीन को बना दिया। इनके समय में जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में तारासरीन नाम का एक मंगोल आक्रमणकारी आया था 1327 में। उसको मोहम्मद बिन तुगलक ने पैसे देके, बहुत सारे पैसे और उपहार देकर किसी तरह से लौटा दिया। इस तरह की कुछ चीज़ें इनके समय में घटनाक्रम हुआ था। लेकिन इनके समय में जो एक और बड़ी चीज़ हुई, हरिहर और बुक्का नाम के दो हिंदुओं ने दक्षिण भारत का जो इनका क्षेत्र था उसको मिलाकर बहुत बड़ा साम्राज्य एक हिंदुओं का स्थापित किया, जिसको विजयनगर साम्राज्य के नाम से जानते हैं, जो दक्षिण भारत के इतिहास में हम आपको बाद में बताएंगे। विजयनगर साम्राज्य की नींव मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही पड़ी। और बहमनी साम्राज्य इनसे अलग हो गया। बहमनी साम्राज्य इसी के समय में बहमनी साम्राज्य की भी नींव पड़ी थी दक्षिण भारत में। कुल मिलाकर दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक से बड़ा साम्राज्य किसी का नहीं था। और विघटन का जो दौर शुरू हुआ मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, उसमें बहुत सारा भूभाग इन दिल्ली सल्तनत के अधीन से निकल गया। दिल्ली सल्तनत मतलब 10% 15% से ज़्यादा भूभाग नहीं था इनका पूरे हिंदुस्तान के। लेकिन इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में हम 60% दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं, बाकी हमें बहुत थोड़े थोड़े रेफरेंस मिलते हैं। फिर भी मोहम्मद बिन तुगलक के बाद इनका भतीजा फिरोज़ तुगलक शासक बना। फिरोज़ तुगलक के कार्यों में आप ये समझिए कि इन्होंने हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, जिसे सिराज हिंद कहा जाता है, इन शहरों की स्थापना की। फिरोज़ तुगलक 1325 से लेकर 1328 तक शासन किया, करीब 38 वर्ष तक शासन किया इन्होंने। लेकिन कहते हैं कि इनके शासनकाल में बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो गई, क्योंकि ये थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा धर्म के प्रति, मुस्लिम धर्म के फैलाव के लिए मशहूर थे। इनके समय में कई विद्रोह हुए, जैसे बंगाल में विद्रोह हो गया, वहाँ पे इनके अधीन बंगाल था, लेकिन वहाँ के सूबेदार ने इनके खिलाफ अपने स्वतंत्र राज्य कहा कि हम जो है दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार नहीं करते। फिरोज़ तुगलक को बंगाल जाना पड़ा। मोहम्मद बिन तुगलक भी गए थे बंगाल, विद्रोह ही हुआ था। उसी तरह से फिरोज़ तुगलक को भी जाना पड़ा। वहाँ गए तो वहाँ पे जब इन्होंने घेरा डाला तो इन्होंने कहा कि मैं किसी मुसलमान की हत्या नहीं कर सकता, मैं मुसलमानों की हत्या नहीं करूँगा। तो फिर वहाँ से लौटे। वहाँ से बंगाल से लौटते समय बिहार होते हुए सीधे दिल्ली नहीं आए, बंगाल से लौटते हुए ये सीधा ना आके उड़ीसा चले गए। उड़ीसा मतलब जिसको जाजनगर के नाम से जाना जाता था, वहाँ जगन्नाथ मंदिर को तोड़ा और बहुत लूटपाट मचाई। वहाँ से निकले तो इन्होंने जौनपुर की स्थापना की। अपने पिता जो मोहम्मद बिन तुगलक जुना खां थे, उनके नाम पर इन्होंने जौनपुर की स्थापना की।
जौनपुर आगे चल के इनका बहुत बड़ा सिरदर्द बनता है तुगलक वंश के लिए। उसके बाद ये यहाँ पे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में नागरकोट एक जगह है, कांगड़ा नागरकोट, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। वहाँ पे ज्वालामुखी मंदिर को इन्होंने तोड़ा। महमूद गजनवी भी वहाँ गया था इसको तोड़ने के लिए, ज्वालामुखी मंदिर को लूटा। ये शिया धर्मावलंबियों को मृत्युदंड देने के लिए भी प्रसिद्ध हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये इस्लाम राज्य स्थापित करने का एक प्रयास कर रहे थे, जिसमें ये बहुत बुरी तरह असफल हुए। और इनके बाद चूँकि मंगोलों का प्रभाव पश्चिमी भारतवर्ष के पश्चिमी क्षेत्र और मध्य एशिया में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था। आप उस क्रम में देखेंगे कि हलाकू खां ने अंतिम अब्बासी खलीफाओं 1258 में हत्या कर दी। मुस्लिम परंपरा में मुस्लिम राज्य पद्धति का कोई सिद्धांत डेवलप नहीं हो पाया था, क्योंकि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला या मोहम्मद साहब ने कभी भी ये सोचा ही नहीं था होगा उस समय शायद कि कभी साम्राज्य भी करना पड़ सकता है। तो ये साम्राज्य एक तरह से राजतंत्र था, वो एक धर्मतंत्र था जिसको धर्म फैलाने के लिए किया जाता था। इसका कोई एक पद्धति डेवलप नहीं हो पाई जिसमें जन कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में चली आ रही है हजारों साल पहले से ही, उससे ये अनभिज्ञ थे। और उससे इनका सरोकार जब हुआ तो वो सीखने का भी प्रयास नहीं किया कि जन कल्याणकारी राज्य होते क्या हैं। इसलिए ये कभी जनता से नहीं जुड़ पाए थे। कोई भी शासक रहा हो दिल्ली सल्तनत का, जनता से जुड़कर शासन करने की कोई भी परंपरा इनमें नहीं थी। फाइनली मंगोलों के प्रभाव में मंगोलों ने एक खिज्र खां थे, जब उन्होंने मुल्तान और उत्तर पश्चिम भारत का क्षेत्र जीत लिया तो खिज्र खां को वहाँ का सूबेदार बना दिया। खिज्र खां बाद में दिल्ली सल्तनत भी खिज्र खां ने जीत लिया और दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश की स्थापना की 1414 में। सैयद वंश ये पहला भारत का शिया शासक थे। शिया लोग बाद में भी किए हैं कई जगह भारत में, छोटी छोटी जगहों पे, लेकिन ये पहला भारतवर्ष में शियाओं का पहला राज्य था जो खिज्र खां ने स्थापित किया। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली, वो रैयत आला की उपाधि से ही अपना काम चलाते रहे। कोई बहुत उपलब्धि नहीं रही। सैयद वंश जो है 1414 से लेके 1489 तक रहा। इसमें 4 शासक हुए। खिज्र खां, मुबारक शाह ये 1421 से 1434 तक, और मोहम्मद शाह शासक रहे 1434 से 1445 तक, और आखिरी शासक रहे आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451 तक। लेकिन ये ऐसे इस समय में दिल्ली सल्तनत के बारे में कहा जाता था राजा शाह आलम राज्य दिल्ली से पालम, मतलब दिल्ली और जो एयरपोर्ट है इतना छोटा, इतना संकुचित हो गया था। चारों तरफ राजपूत राजाओं ने विद्रोह करके अपने को स्वतंत्र कर लिया था। बहुत सारे राज्य जो मुस्लिम थे, जैसे दक्षिण के बहमनी साम्राज्य बन गया, बंगाल अपने को अलग कर लिया, तो पूरा दिल्ली सल्तनत बिल्कुल सिकुड़ कर दिल्ली में ही, दिल्ली के आसपास ही रह गया था मोटा मोटी। इस स्थिति में, इस पूरी सिनेरियो में स्थिति ये बनी कि इन आलम शाह जो सैयद वंश का आखिरी शासक थे, इन्होंने बहलोल लोदी को अपने ही वजीर की हत्या कराने के लिए तैयार किया। मेरा वजीर मेरे से बिना पूछे ही अपना शासन चला रहा, मेरे से कोई बात नहीं करता, मतलब ये स्थिति हो गई थी दिल्ली सल्तनत के शासकों की। उस वजीर की हत्या कराने के लिए इन्होंने बहलोल लोदी की मदद ली। बहलोल लोदी ने उस वजीर की हत्या कर दी और फिर दिल्ली में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। इसको कहते हैं लोदी वंश। अब यहाँ से अफगानों का शासन, लोदी जो है अफगान हैं, अफगान साम्राज्य की स्थापना पड़ी, नींव पड़ी। अफगान हिंदुस्तान में कैसे आए? ये अफगानों को, अफगान हिंदुस्तान से नज़दीक था, अफगानिस्तान। जब दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश या खिलजी वंश आया, आप उस समय देखे होंगे कि बहलोल लोदी के समय
दिल्ली के आसपास के एरिए में बहुत सारा हिंदुओं ने बहुत बड़ा तांडव मचा रखा था। इनको शाम को दिन डूबने के पहले गेट बंद करने लेने पड़ते थे। ये कहने के लिए सुल्तान थे, लेकिन ये बाहर नहीं निकल सकते थे। बाहर इनको पूरे लाव लश्कर के साथ निकलना पड़ता था, और ये जिधर जाते थे इनको तरह तरह से अटैक करके, छोटे छोटे ग्रुपों में अटैक करके इनको परेशान किया जाता था, जिसकी वजह से इन्हें अफगानियों को बुलाना पड़ा। मेवात का जो क्षेत्र आज मुस्लिम बाहुल्य एरिया बन गया है, यहाँ के लोगों ने कई 100 साल तक दिल्ली सल्तनत का मुखर विरोध किया, और इनके समय में मेवाड़ में राणा कुंभा का घोर प्रतिरोध दिखाई देता है। मेवाड़ रणथंभौर वाला जो सिसोदियाओं का साम्राज्य है, ये अपने बहुत बड़ा एरिया, मतलब दिल्ली सल्तनत से ज़्यादा बड़ा एरिया, राजपूताना का सारा साम्राज्य गुजरात तक इनका फैला हुआ था। दिल्ली सल्तनत से बड़ा साम्राज्य था मेवाड़ के सिसोदियाओं का। और राणा कुंभा के बाद उनका बेटा राजा उद्धा था, 5 साल तक रहा। उसको थोड़ा सा वो अच्छा शासक नहीं माना जाता है, क्योंकि वो लोकप्रिय जनप्रिय काम नहीं करता था। उसके बाद रायमल आए। राजा रायमल के बाद राणा सांगा, जिसको राणा संग्राम सिंह 1509 में गद्दी पर बैठते हैं। तो मेवाड़ का साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था, जिसने दिल्ली सल्तनत को बहुत बार हराया और बहुत कड़ी चुनौती दी। उसी तरह से ग्वालियर में भी राजपूतों का राज्य था, और उन्होंने भी अपने को, तो दिल्ली को चारों तरफ से राजपूतों ने घेर रखा था कि ये कहीं बढ़ने की स्थिति में नहीं थे। अब इस सिचुएशन में बहलोल लोदी ने तो कुछ ऐसा काम किया नहीं। उन्होंने बहलोली सिक्के चलाए थे। इनका उत्तराधिकारी हुआ सिकंदर लोदी, जो बहुत कट्टर बड़ा धर्मांध व्यक्ति था। सिकंदर लोदी 1489 से 1517 तक शासन किया। बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी फारसी में कविताएं करता था। गुलरुखी के नाम से लिखता था अपनी कविताएं, गुलरुखी। और उसने राजपूतों को कंट्रोल करने के लिए आगरा की स्थापना की 1504 में, और 1506 में आगरा को राजधानी बना ली, क्योंकि राजपूत क्षेत्र पे नियंत्रण करने की उसकी इच्छा थी। उसने उसके लिए दिल्ली से आगरा को राजधानी बना ली। इसने 1507 में अवंतीगढ़ क्षेत्र पर आक्रमण करके वहाँ पे मंदिरों को तोड़ा, मस्जिदें बनाई, बहुत सारे मौलाना मौलवियों को स्थापित किया। वो जब वहाँ से आता था तो फिर दोबारा हिंदवी सेना, या जो जैसे फिर पता लगा ग्वालियर की सेना आके फिर उसको कब्जा कर लेती थी। इसी तरह से नरवर जो दुर्ग था, उस पे सिकंदर लोदी अटैक किया, और वहाँ पे भी बहुत सारे मंदिरों को ध्वस्त किए, तोड़ा। लेकिन ये करता क्या था कि मस्जिद बना दी, वहाँ पे मौलवी मौलाना, तो कुछ लोग रह जाते थे, एक बस्तियाँ डेवलप होने लगती थी। इस तरह से मुसलमानों का विकास भी हो रहा था। जहाँ पे ये अटैक करते थे वहाँ पे अपने साथ मौलाना मौलवी मुल्ला सब ले जाते थे, जो उलेमा वगैरह भी स्थापित करते थे, इस्लाम का केंद्र बनाते थे, छोटे छोटे शहरों में ले जाके। गाँव में इनकी कोई पकड़ नहीं थी, गाँव तक अभी विस्तार नहीं हो रहा था इस्लाम का, अभी शहरों तक ही है। इनका राज्य भी शहरों तक ही है, बाकी सब सूबेदारी है अंदर की तरफ। कुछ जगह जाते थे सैनिक और प्रताड़ित करते थे, जजिया लेने के लिए जाते थे तो प्रताड़ित करते थे। जजिया के बारे में मैं बताऊं, जजिया सिकंदर लोदी ने जजिया जो है ये ब्राह्मणों और महिलाओं पर लगाया। ब्राह्मणों और महिलाओं पर भी जजिया आरोपित कर दिया। ये दो वर्ग जो है बचे हुए थे। पहले फिरोज शाह तुगलक ने जजिया को महिलाओं और ब्राह्मणों पर लगाया था। फिरोज शाह तुगलक के समय में दिल्ली में जनता ने विद्रोह कर दिया, ब्राह्मणों ने आमरण अनशन में बैठ गए जी, गांधी जी की तरह, बोले हम जजिया नहीं देंगे। लेकिन सिकंदर लोदी को, इसको फिरोज तुगलक कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसने कहा कि जजिया देना पड़ेगा। हम सुना ही नहीं उसने, जैसे आज आंदोलन होते हैं सरकार सुनती नहीं, ठीक है बैठे हो। उसने सुना ही नहीं फिरोज तुगलक ने।
फिर दिल्ली की जनता ने आपस में समझ लिया कि भाई चलो ठीक है, ब्राह्मण के पास पैसा नहीं है, ये नहीं दे सकते, तो हम दिया करेंगे। इसी तरह से लोदी वंश में सिकंदर लोदी ने ये काम किया। इससे होता क्या था, जजिया ऐसा घृणित कर था। जजिया वैसे नहीं था जैसे जकात होता है। जकात होता है जो मुसलमान देते हैं, वे स्वेच्छा से 2.5% टैक्स होता है, वो दिया जाता है। जजिया में तो ऐसी भावना होती थी कि हिंदुओं को प्रताड़ित करो, उनमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डालो। वो लेने का जो तरीका था कि आप हाथ में ऊपर से नहीं देंगे, आपको ऐसे हाथ को रखना पड़ेगा, उसमें से जो जजिया लेके जजिया वाला जो टैक्स है और उस पर थूक दिया जाएगा। अगर आप जजिया आपके ऊपर थूका जाएगा, आपको बिल्कुल कि आप बड़े घृणित आदमी हो, आप मूर्ति पूजक हो, इसका मतलब आप काफिर हो। और इस तरह से प्रताड़ित किया जाता था। और कुछ सूफी, मैं सूफी पे जब आऊँगा तो बताऊँगा आपको सूफियों का कितना बड़ा योगदान रहा है भारत के इस्लामीकरण में और भारत की जनता में, और कौन थे ये लोग। जिस बहुत सारे सूफी के बारे में, सूफी संत कहे जाते हैं, इनके बारे में बताऊँगा। लेकिन अभी जजिया में कहते हैं कि गरीबों से ज़्यादा जजिया लिया जाता था, अमीरों से कम, क्योंकि गरीब जल्दी कन्वर्ट होने के लिए तैयार हो जाते थे, या जल्दी कन्वर्ट होने की संभावना ज़्यादा रहती थी गरीबों में। जजिया जो नहीं दे पाता था उसको गुलाम बना लिया जाता था। उसको गुलाम बनाकर इस्लामिक क्षेत्रों में बेचने के लिए भेज दिया जाता था, दास बनाकर उन्हें भेजने, स्लेवरी के लिए भेज दिया जाता था। इस तरह का जन कल्याणकारी शासन था दिल्ली सल्तनत का। ताजिया निकालना और मकबरे की पूजा करना गैर इस्लामिक है। इसी तरह से हिंदुओं के लिए उसने क्या किया कि जो देवी देवताओं की मूर्तियां थी, इसको बटखरे के रूप में मांस तौलने के लिए प्रयोग करने के लिए इसने आदेश दिया। सही बातें रखने में क्या बुराई आई सरकार को और इतिहासकारों को, खास करके वामपंथी इतिहासकारों को आज तक समझ में नहीं आता। जिसने किया उसका क्या प्रभाव हुआ, उसके आगे हम कैसे अपने को सुधारेंगे, कैसे अच्छा कर सकते हैं, एटलीस्ट हमें पता तो होना चाहिए। तो इस सब चीज़ों के रहते हुए सिकंदर लोदी की इमेज तो वैसे भी खराब थी, और राजपूतों ने इनको चारों तरफ से घेर कर बहुत बुरी तरह कई बार पराजित भी किया। राणा सांगा ने इनको कई बार पराजित किया और छटासू के किले पर कब्जा कर लिया, जो दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र। राणा कर्ण सिंह जो ग्वालियर के राजा थे, इन्होंने एक युद्ध में इसको पराजित किया सिकंदर लोदी को, और बहलोल लोदी का बेटा जो था उसको बंदी बना लिया। अब ये बहुत बड़ी दिक्कत हो गई सिकंदर लोदी के लिए कि एक युवराज जो बहलोल लोदी का बेटा है, उसको जो है बंदी बना लिया गया है, तो वो कभी भी विद्रोह कर सकता है। लेकिन इनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि ग्वालियर को भी, जबकि ग्वालियर बिल्कुल आगरा से 200 किलोमीटर की दूरी पे, नहीं कब्जा कर पा रहे थे। राजपूतों ने भयानक प्रतिरोध किया था इनका भी। उसी तरह से इटावा में राजा शक्ति सिंह, उन्होंने भी अपना झंडा बुलंद कर दिया। ग्वालियर में कर्ण सिंह के बाद राजा मान सिंह आए, मान सिंह के बाद विक्रमादित्य, इस तरह से राजा होते रहे। इन सब परिप्रेक्ष्य में सिकंदर लोदी कोई ऐसा बहुत रोल नहीं है, बस उन्होंने आगरा को राजधानी बना दी थी 1506 में। इसके बाद इब्राहिम लोदी आखिरी शासक बनता है, तीसरा और आखिरी शासक लोदी वंश का इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी तक, जो कि पानीपत के युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा पराजित होता है और युद्ध भूमि पर ही इसकी हत्या हो जाती है, वहीं मार दिया जाता है। तो दिल्ली सल्तनत में युद्ध भूमि पर मरने वाला एकमात्र शासक रहा है इब्राहिम लोदी। इसके समय में राणा संग्राम सिंह ने, जो मेवाड़ के शासक थे, इन्होंने अपनी शक्ति बहुत बढ़ा ली थी। बहुत महान योद्धा, बहुत बहादुर योद्धा थे। उनको बताते हैं कि राणा सांगा के एक पैर कट गए थे युद्ध में, एक हाथ कट गया था, बहुत सारे घाव थे शरीर पर, एक आंख चली गई थी। लेकिन युद्ध कौशल में उनसे महान शासक शायद ही कोई मिलेगा। उनके विषय में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, उनके बारे में बात करेंगे। राणा
सांगा, राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कई युद्धों में पराजित किया और उसमें छटासू का किला जीत लिया। मालवा के एक सूबेदार थे मेदिनी राय, उन्होंने विद्रोह कर दिया तो उसको सपोर्ट किया इन्होंने और इब्राहिम लोदी से बचाया काफ़ी दिनों तक। इब्राहिम लोदी बाबर अपनी पुस्तक में लिखता है इब्राहिम लोदी के बारे में कि इब्राहिम लोदी का बहुत सारा भूभाग राणा ने अपने कब्जे में कर लिया था। राणा ने गंभीर नदी के किनारे एक किला था इब्राहिम लोदी का, उसको जाके फूंक दिया, आग लगा दिया, जला दिया था, हराया था वहाँ की सेना को भी, उस किले को कब्जा कर लिया। इस तरह के शासक दिल्ली सल्तनत की स्थिति रही और फाइनली दिल्ली सल्तनत का समापन हो गया 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में। बाबर ने एक नए वंश की स्थापना की जिसे हम मुगल साम्राज्य के नाम से जानते हैं और इसके विषय में हम आगे पढ़ेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।